नमस्ते दोस्तों, मैं शिल्पा और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल माइंडस्ट्रीम पर। आज हम मध्ययुगीन भारत के फैशन की आकर्षक दुनिया में जाएंगे। मेरे साथ समय में पीछे की यात्रा करने के लिए तैयार हो जाइए, जब हम वस्त्रों, शैलियों और रुझानों की समृद्ध परंपरा का पता लगाएंगे जिन्होंने इस युग को परिभाषित किया। मुगल दरबारों से लेकर हलचल भरे बाजारों तक फैशन ने मध्ययुगीन भारत के सामाजिक ताने बाने को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह एक दृश्य भाषा थी जो किसी व्यक्ति की स्थिति, विश्वासों और क्षेत्रीय पहचान के बारे में बहुत कुछ कहती थी। मेरे साथ जुड़ें क्योंकि हम हर धागे और सिलाई में बुनी गई कहानियों को उजागर करते हैं। मध्ययुगीन भारतीय फैशन की विविधता और भव्यता से चकित होने के लिए तैयार हो जाइए। तो बिना देर किए आइए अपनी यात्रा शुरू करें। मध्ययुगीन भारत के जीवंत परिदृश्य में कपड़ों की सामग्री उतनी ही विविध थी जितनी स्वयं भूमि। विभिन्न क्षेत्रों और संस्कृतियों ने अपने अपने कपड़ों की शैलियों और सामग्रियों को विकसित किया, जो उनकी जलवायु, संसाधनों और सामाजिक संरचना को दर्शाते थे। रेशम और मखमल जैसे शानदार कपड़े, जो अक्सर जटिल कढ़ाई से सजे होते थे, अभिजात वर्ग द्वारा पसंद किए जाते थे। ये कपड़े न केवल उनकी समृद्धि और उच्च सामाजिक स्थिति का प्रतीक थे, बल्कि उनकी सांस्कृतिक पहचान का भी हिस्सा थे। रेशम की मुलायमता और मखमल की भव्यता ने इन्हें विशेष अवसरों और उत्सवों के लिए आदर्श बना दिया। कपास आसानी से उपलब्ध और आरामदायक आम लोगों का पसंदीदा कपड़ा था। इसकी सादगी और टिकाऊपन ने इसे दैनिक पहनावे के लिए उपयुक्त बना दिया। कपास की खेती और बुनाई ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसके विभिन्न प्रकारों ने विभिन्न क्षेत्रों की विशिष्टता को दर्शाया। बेहतरीन रेशम, जिन्हें किंक्वाब और तंचोई के नाम से जाना जाता है, को सोने और चांदी के धागों से बुना जाता था, जो मुगल दरबारों की समृद्धि को दर्शाते थे। इन कपड़ों की जटिलता और चमक ने उन्हें शाही पोशाकों और विशेष वस्त्रों के लिए आदर्श बना दिया। कारीगरों की कुशलता और धैर्य ने इन कपड़ों को कला के अद्वितीय नमूने बना दिया। मलमल, एक नाजुक और हवादार कपड़ा, अपनी कोमलता के लिए अत्यधिक बेशकीमती था और अक्सर यात्रियों की कहानियों में इसका उल्लेख मिलता है। इसकी पारदर्शिता और हल्केपन ने इसे गर्म जलवायु के लिए आदर्श बना दिया। मलमल की बुनाई में महारत हासिल करने वाले बुनकरों की कला ने इसे विश्व भर में प्रसिद्ध कर दिया। भेड़ और बकरियों से प्राप्त ऊन ठंडे क्षेत्रों में गर्मी प्रदान करता था। ऊनी कपड़े जैसे शॉल और कंबल न केवल ठंड से बचाते थे, बल्कि उनकी बनावट और डिजाइन ने उन्हें सांस्कृतिक प्रतीक भी बना दिया। ऊन की बुनाई और रंगाई की तकनीकें पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थीं, जबकि सन से प्राप्त लिनन गर्म जलवायु के लिए एक ठंडा और आरामदायक विकल्प प्रदान करता था। इसकी शीतलता और शोषकता ने इसे गर्मियों के लिए आदर्श बना दिया। लिनन की बुनाई और प्रसंस्करण की प्रक्रियाएं समय साध्य थीं, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप प्राप्त कपड़ा अत्यधिक मूल्यवान था। ये कपड़े प्रत्येक अपनी अनूठी बनावट और गुणों के साथ मध्ययुगीन भारतीय पोशाक की नींव बनाते थे। विभिन्न सामग्रियों और शैलियों का यह मिश्रण न केवल भारतीय समाज की विविधता को दर्शाता था, बल्कि उनकी सांस्कृतिक धरोहर और परंपराओं को भी संजोता था। इन कपड़ों की कहानियां आज भी हमारे इतिहास और संस्कृति की गहराई को उजागर करती हैं। मध्ययुगीन भारत में फैशन सामाजिक प्रतिष्ठा का एक शक्तिशाली संकेतक था। अभिजात वर्ग ने अपने धन और हैसियत को प्रदर्शित करते हुए शानदार कपड़े, जटिल कढ़ाई और चमकदार आभूषणों से खुद को सजाया। विशेष रूप से राज परिवार ने रुझानों को स्थापित किया। उनकी पोशाक उनके दरबारों की भव्यता और वैभव को दर्शाती है। मुगल सम्राट अपने परिष्कृत स्वाद के लिए जाने जाते थे। बारीक कढ़ाई वाले वस्त्र पसंद करते थे, जिन्हें अक्सर कीमती पत्थरों से सजाया जाता था। उनकी पगड़ियां शक्ति और प्रतिष्ठा का प्रतीक, विस्तृत डिजाइनों और रत्नों से सुशोभित थीं। इसके विपरीत आम लोग सूती या ऊनी कपड़ों से बने साधारण वस्त्र पहनते थे। उनकी पोशाक, जबकि कम विस्तृत थी, व्यावहारिक थी और उनकी क्षेत्रीय पहचान को दर्शाती थी। महिलाएं अक्सर साड़ी पहनती थीं, जबकि पुरुष धोती या लुंगी पहनते थे। प्रत्येक क्षेत्र में अपनी अनूठी ड्रेपिंग शैली होती थी। खंड 4, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, क्षेत्रीय फैशन के रुझान। भारत एक विशाल और विविध देश है, जहां हर क्षेत्र की अपनी अनूठी पहचान और सांस्कृतिक धरोहर है। इस विविधता का सबसे सुंदर उदाहरण हमें यहाँ के फैशन में देखने को मिलता है। बर्फ से ढके हिमालय से लेकर दक्षिण के धूप से सराबोर तटों तक, हर क्षेत्र की जलवायु और भौगोलिक स्थिति ने
यहाँ के फैशन को प्रभावित किया है। उत्तर के ठंडे पहाड़ी इलाकों से लेकर दक्षिण के गर्म और आर्द्र तटों तक हर जगह का फैशन अपने आप में अनूठा है। मध्ययुगीन भारत संस्कृतियों का एक पिघलने वाला बर्तन था, जहाँ विभिन्न संस्कृतियों और सभ्यताओं का संगम हुआ। इस संगम ने भारतीय फैशन को एक अनूठी पहचान दी, जिसमें हर क्षेत्र की अपनी विशिष्ट फैशन परंपराएं थीं। यहाँ के बाजारों में विभिन्न प्रकार के वस्त्र और आभूषण मिलते थे, जो हर क्षेत्र की सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाते थे। प्रत्येक की अपनी विशिष्ट फैशन परंपराएं थीं। हर क्षेत्र का अपना एक अलग अंदाज था, जो वहाँ की संस्कृति, परंपराओं और जलवायु के अनुसार विकसित हुआ था। चाहे वह उत्तर का भारी और समृद्ध वस्त्र हो या दक्षिण का हल्का और रंगीन वस्त्र, हर क्षेत्र का फैशन अपने आप में अनूठा था। जलवायु, बुनाई तकनीकों और सांस्कृतिक प्रभावों में क्षेत्रीय विविधताओं के परिणाम स्वरूप शैलियों की एक आकर्षक सरणी सामने आई। हर क्षेत्र की अपनी बुनाई तकनीकें और कपड़े थे, जो वहाँ की जलवायु और सांस्कृतिक प्रभावों के अनुसार विकसित हुए थे। उत्तर में जहाँ भारी और गर्म कपड़े प्रचलित थे, वहीं दक्षिण में हल्के और रंगीन कपड़े अधिक पसंद किए जाते थे। उत्तर में मुगल प्रभाव प्रमुख था, जिसमें बहने वाले सिलहूट, जटिल कढ़ाई और रेशम और मखमल जैसे समृद्ध कपड़ों का उपयोग किया जाता था। मुगल काल में यहाँ के फैशन में एक नई चमक आई, जिसमें बहने वाले सिलहूट और जटिल कढ़ाई का प्रचलन हुआ। जटिल कढ़ाई और रेशम और मखमल जैसे समृद्ध कपड़ों का उपयोग किया जाता था। यहाँ के वस्त्रों में जटिल कढ़ाई और समृद्ध कपड़ों का उपयोग होता था, जो यहाँ की शाही संस्कृति को दर्शाते थे। दक्षिण अपने जीवंत रंगों और जटिल बुनाई के लिए जाना जाता है। यहाँ के वस्त्रों में जीवंत रंग और जटिल बुनाई का प्रचलन था। दक्षिण भारत के वस्त्र अपने जीवंत रंगों और जटिल बुनाई के लिए प्रसिद्ध थे, जो यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाते थे। रेशम और सूती साड़ियों का प्रचलन देखता था, जिन्हें अक्सर सोने की सीमाओं से सजाया जाता था। यहाँ की साड़ियाँ अपने सोने की सीमाओं और जटिल डिजाइनों के लिए प्रसिद्ध थीं, जो यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाते थे। कुशल बुनकरों का घर पूर्व अपने उत्तम रेशम और सूती कपड़ों के लिए प्रसिद्ध था। पूर्वी भारत के कुशल बुनकर अपने उत्तम रेशम और सूती कपड़ों के लिए प्रसिद्ध थे, जो यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाते थे। अपने उत्तम रेशम और सूती कपड़ों के लिए प्रसिद्ध थे। यहाँ के वस्त्र अपने उत्तम रेशम और सूती कपड़ों के लिए प्रसिद्ध थे, जो यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाते थे। पश्चिम मध्य पूर्व के साथ व्यापार से प्रभावित होकर अपनी पोशाक में फारसी रूपांकनों और डिजाइनों को शामिल करते थे। पश्चिमी भारत के वस्त्र मध्य पूर्व के साथ व्यापार से प्रभावित थे, जिसमें फारसी रूपांकनों और डिजाइनों का प्रचलन था। अपनी पोशाक में फारसी रूपांकनों और डिजाइनों को शामिल करता था। यहाँ के वस्त्रों में फारसी रूपांकनों और डिजाइनों का प्रचलन था, जो यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाते थे। इन क्षेत्रीय विविधताओं ने मध्ययुगीन भारतीय फैशन की टेपेस्ट्री में समृद्धि और विविधता की एक और परत जोड़ी। हर क्षेत्र की अपनी विशिष्ट फैशन परंपराएं थीं, जो यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाती थीं। इन विविधताओं ने भारतीय फैशन को एक अनूठी पहचान दी, जिसमें हर क्षेत्र की अपनी विशिष्टता और समृद्धि थी। खंड 5 शाही ट्रेंडसेटर फैशन पर मुगल प्रभाव। मुगल साम्राज्य ने न केवल भारतीय राजनीति और संस्कृति पर, बल्कि फैशन पर भी एक अमिट छाप छोड़ी। 16वीं से 18वीं शताब्दी तक फैला मुगल युग भारतीय फैशन के स्वर्ण युग का प्रतीक था। इस अवधि में भारतीय वस्त्र और परिधान कला ने एक नई ऊंचाई प्राप्त की। मुगल सम्राट, जो अपने परिष्कृत स्वाद और कलाओं के संरक्षण के लिए जाने जाते थे, का उस समय के पहनावे के चुनावों पर गहरा प्रभाव पड़ा। उनके द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र न केवल उनकी शक्ति और प्रतिष्ठा का प्रतीक थे, बल्कि उनके व्यक्तिगत शैली और सौंदर्य बोध का भी प्रतिबिंब थे। विलासिता और भव्यता के प्रति उनका प्रेम उनकी पोशाक में स्पष्ट था, जिसमें उत्तम कपड़े, रेशम, मखमल और ब्रोकेड शामिल थे। इन कपड़ों को विशेष रूप से मुगल दरबार के लिए तैयार किया जाता था। जटिल कढ़ाई और चमकदार रत्न शामिल थे। मुगल कढ़ाई, जिसे झरी और जरदोजी के नाम से जाना जाता है, ने वस्त्रों को एक अद्वितीय चमक और भव्यता प्रदान की। मुगल दरबार फैशन नवाचार का केंद्र बन गया, जहां कुशल कारीगरों और बुनकरों ने ऐसी उत्कृष्ट कृतियां बनाईं जो भारतीय शिल्प कौशल का फारसी और मध्य एशियाई प्रभावों के साथ मिश्रण करती थीं। इन कारीगरों ने न केवल वस्त्रों को सजाया, बल्कि नए फैशन ट्रेंड भी स्थापित किए। मुगलों ने भारतीय और फारसी वस्त्रों के मिश्रण से एक नई शैली का निर्माण किया। इस मिश्रण ने भारतीय फैशन को एक नई दिशा दी और इसे और भी समृद्ध और विविध बना दिया।
मुगलों ने जाम जैसे नए परिधान शैलियों की शुरुआत की, जो पुरुषों और महिलाओं दोनों द्वारा पहना जाने वाला एक लंबा कोट था। यह कोट न केवल फैशन का प्रतीक था, बल्कि इसे पहनने वाले की सामाजिक स्थिति का भी संकेत था। पुरुषों और महिलाओं दोनों द्वारा पहना जाने वाला एक लंबा कोट, जिसे विशेष अवसरों और दरबार में पहना जाता था। यह कोट विभिन्न रंगों और डिजाइनों में उपलब्ध था, जो इसे और भी आकर्षक बनाता था। और पेशवाज, महिलाओं के बीच लोकप्रिय एक बहने वाला अंगरखा। यह अंगरखा न केवल आरामदायक था, बल्कि इसे पहनने वाली महिलाओं की सुंदरता को भी बढ़ाता था। पेशवाज को विभिन्न रंगों और कढ़ाई के डिजाइनों में तैयार किया जाता था। उनका प्रभाव दरबार से आगे तक फैला, कुलीनों तक पहुंचा और अंततः पूरे उपमहाद्वीप में क्षेत्रीय शैलियों को प्रभावित किया। मुगल फैशन ने न केवल भारतीय उपमहाद्वीप में, बल्कि दुनिया भर में एक नई पहचान बनाई और अंततः पूरे उपमहाद्वीप में क्षेत्रीय शैलियों को प्रभावित किया। मुगल फैशन का प्रभाव आज भी देखा जा सकता है, जब हम पारंपरिक भारतीय परिधानों में मुगल शैली की झलक देखते हैं। मुगल फैशन ने भारतीय वस्त्र कला को एक नई दिशा दी और इसे विश्व स्तर पर पहचान दिलाई।